अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे K21 न्यूज़ पे। K21 न्यूज़ की हमेशा से रवायत रही है कि जब भी कोई जो अहम क्रिकेटिंग इवेंट होता है उसको कवर किया जाता है और हमारी कोशिश होती है कि चाहे आईसीसी वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या दीगर टूर्नामेंट हो, उसके ऊपर आपके लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर आए और अपने प्रोग्राम्स के अंदर कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए बल्कि टूर्नामेंट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कौन सी कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप डिस्कस करते हैं। और तमाम कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही बात की जाए और खुलकर बेलाग इसके ऊपर तबसरा किया जाए। बहुत सारे आपके सवालात हमें बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए और खुलकर इसके ऊपर बात की जाए। और जो हमारे मेहमान हमेशा से इन खुसूसी ट्रांसमिशन में रहे हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं और बड़ी पजीराई भी मिलती है इसी वजह से कि सीधी और सच्ची बात की जाती है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जनाब, ये सिलसिला इंशाल्लाह इस बार भी एशिया कप के मौके पर जारी रहेगा। ये एशिया कप का जो है वो बाकायदा आगाज़ हो गया, मेज़बानी पाकिस्तान के हिस्से में आई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो यकीनन जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके इल्म में होगा और इन वजूहात के ऊपर भी बात होगी कि जो पाकिस्तान के हिस्से में मैचेस आए हैं वो इतने कम क्यों हैं और क्या आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि ये जो रिवायती हरीफ भारत है वो पाकिस्तान में आकर खेल सकेगा। ये तमाम मामलात ऐसे हैं जो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बात की जा रही है। जनाब, आज का मैच पाकिस्तान मेज़बान मुल्क और नेपाल के दरमियान जो है वो अभी जारी है। पहली इनिंग तकरीबन मुकम्मल हुई। पाकिस्तान की टीम ने इसमें बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। अब से कुछ देर बाद इन तमाम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी और आज के मैच के हवाले से वैसे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की टीम जो है इसमें मैच शुरू होने से पहले ही फेवरेट समझी जा रही थी और पहली इनिंग के अख्ताम तक ऐसा ही मालूम हो रहा है। तो इसके ऊपर आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और हमारी जो हमेशा ये खुसूसी ट्रांसमिशन होती है इसका जो खासा है वो हमारे मेहमान होते हैं और हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है उसमें आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही ख़ास क्रिकेट के बेहतरीन तज्ज़ियाकार, मुबस्सिर और इसके साथ साथ जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, जाने पहचाने हैं, हमारे अपने मुनीरुल हक साहब। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। मुनीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन करने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो भी जो क्रिकेट के शायकीन हैं और तज्ज़िये और तबसरे सुनते हैं टेलीविज़न के ऊपर और अखबारात में जो पढ़ते हैं तो उनकी बातें जो हैं वो न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि सराहते भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया और तबसरा भी करते हैं। हमेशा हमारे साथ इन ख़ास मौक़ों पर साथ रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर मधु का रखा है जमील अहमद साहब को। क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, लिखते भी हैं, तबसरा भी करते हैं और उसके साथ जो है मैं कहता हूँ टेक्निकल एनालिस्ट भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जमील भाई का एक खासा हैं, उनको एक दफ़ा फिर मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई आपका भी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, गुफ्तगू आपके साथ आगाज़ किया जाएगा। मैच की तरफ तो पहले बाद में आऊँगा। वो मैच बड़ा एक्साइटिंग है, अच्छा पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है, लेकिन उससे पहले जैसे इब्तिदाइया में मैंने तस्करा किया, सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा मुतार्रिक हैं। आप देखते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा यही बात कर रहे हैं कि क्या ही अच्छा होता कि रिवायती हरीफ पाकिस्तान के मैदान में होता, शायकीन को बेहतरीन मुकाबला देखने का मौका मिलता, लेकिन वो इससे महरूम रह गए। क्या समझता, मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया यासिर, आपके तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, 2008 में आखिरी मरतबा भारतीय टीम आई थी जब यहाँ एशिया कप खेला गया था और श्रीलंका ने भारत को हराकर एशिया कप जीत लिया था। 15 साल हो गए, भारत की टीम नहीं आई। उस दौरान हम बहुत दफ़ा गए। वक्त जो है वो और बदल गया है और बदलने से मुराद ये कि पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड जितना 2008 में मजबूत था, शायद 2023 में उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत हो चुका है। क्रिकेट पूरी कमर्शियल हो चुकी है, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। अब जो है वो पैसा चलता है हर जगह। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतना ताकतवर बन चुका है कि उसको किसी तरह मनाना आईसीसी के बस में भी नहीं है और फिर जो है वो पॉलिटिकल मामलात को इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है कि क्रिकेट खेलने नहीं आना, बाकी सारी चीज़ें होंगी, आप भी आए हम भी आए, लेकिन वो नहीं। और बहरहाल कोशिशें रहीं। एक वक्त तो ये था कि जब ये लग रहा था कि एशिया कप का इनेकाद होगा ही नहीं, होगा तो फिर बाहर होगा या यूएई में होगा या श्रीलंका में, पाकिस्तान में मैचेस नहीं होंगे। लेकिन जो साबिक चेयरमैन थे नरेंद्र सेठी, काफ़ी उनकी कोशिश रही। पहला हाइब्रिड मॉडल वो नाकाम, लेकिन दूसरे हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी जो है वो बिल्कुल उसका एहसास क्लियर था कि नहीं जी, अगर ये नहीं होगा तो फिर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा। एशिया कप में वहाँ थोड़ा सा प्रेशर डाला गया, काफ़ी हद तक चीज़ें हुई, बेहतरी आई और अब ये कि ये
जॉइंट हो रहा है। अच्छी न्यूज़ ये है कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आजकल सदर हैं रॉजर बिन्नी, वो भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ हो, शायद थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो पिघलेगी। बट कब ये भारत की टीम आएगी ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं अब कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, आईसीसी इवेंट होगा, आई होप सो कि उसमें कोई मसला नहीं होगा और भारत की टीम पाकिस्तान आएगी तो ये मामला भी हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जिन भाई, जैसे अभी मुनीर भाई ने तस्करा किया कि अभी कोई चीज़ जो है वो एंटिसिपेट करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, कोई बात कह देना, क्योंकि मैं सुन रहा था अगले दिन ज़का अशरफ साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राजीव शुक्ला और रॉजर बिन्नी के बारे में जब सवाल किया गया कि वो भारतीय मीडिया पे खबर चल रही है 3 दिन से कि वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, आपने इसका अभी तक तस्करा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा भाई हमने इसलिए तस्करा नहीं किया कि जब तक कोई चीज़ मटीरियलाइज नहीं होती, जब तक उनको वीज़ा इशू नहीं होते या जब तक उनका आना मुकम्मल तय नहीं हो जाता, तब तक कोई बात नहीं कही जा सकती है। तो यही चीज़ आगे भी हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कुछ कहना तो यकीनन इस वक्त कबल अज़ वक्त ही होगा। आपकी क्या राय, फरमाइए। देखिए, हमने जो देखा है ना इस एशिया कप के अंदर, तो इतने नशे व फराज आए हैं कि कभी लग रहा था कि ये यूएई के अंदर और कभी, लेकिन एक चीज़ इसमें बिल्कुल वाज़ेह हो गई है इस एशिया कप में, और वो ये है कि ना अफगानिस्तान आपके साथ है, ना बांग्लादेश आपके साथ है और ना श्रीलंका आपके साथ है। अगर ये कंट्रीज आपके साथ होती तो हो सकता है कि पूरा का पूरा जो है एशिया कप पाकिस्तान में होता, चाहे भारत आता है या नहीं आता। 2008 में आया था, बहुत खुशगवार उसकी जो है ना यादें, उसके बाद पाकिस्तान 3 मरतबा गया वहाँ पर, लेकिन उसका क्या इन्होंने वो दिया रिप्लाई, आप देखें कि अब ये ठीक है आईसीसी के मतलब इस वक्त जो है ना बागडोर उनके हाथ में जरूर है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को ये दिया गया था आईसीसी जो ये होस्ट, अब यानी कि अगर इनकी मर्जी शामिल ना हो, यार हम मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि हम उसको होस्ट कर रहे हैं और हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब अगर हम देखें जो मैच जो वहां पर अभी जो मैच हुए हैं अफगानिस्तान के, आपने देखा वहां पब्लिक बिल्कुल भी जो है ना तमाशा ही नहीं आया ना उसके अंदर। वो हम ये चाह रहे थे कि अगर ये मैचेस इंडिया पाकिस्तान या कोई दूसरे, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो कहीं पर भी हो तो वो तो होता ही है, लेकिन अगर ये मैचेस यूएई में होते तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होते, क्योंकि जो जवाब वहां बनाया ना बांग्लादेश ने गर्मी का श्रीलंका को, मतलब अजीब अजीब से, मतलब ना जाने के ना खेलने के। देखिए वजह क्या है, वहां होती है आईपीएल, उन कंट्रीज के प्लेयर जो है ना वहां आईपीएल के अंदर भी खेलते हैं, उनको अपने मरासिम जो है ना वहां से बरकरार, इस वजह से जो है ना जो जितना भी अगर झुकाव है ना टीमों का वो उनकी तरफ है, इसलिए भारत जो चाहता है ना वो मनवा लेता है। हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि देखें अभी हमारी हॉकी की टीम भी गई थी ना, और गेम्स होते हैं वो भी जाते हैं, कोई मतलब जहां क्रिकेट का मामला आता है वहां पर जनाब वो मसाइल जो है ना खड़े हो जाते हैं और सारी चीजें मतलब ये हो जाती हैं। अब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने भी जाना है जी, बहुत से लोगों का ये राय थी कि जनाब शायद पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। मैंने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान जरूर जाएगा। मतलब हम देखें अगर एक आदमी अगर गलत फैसले कर रहा है तो हमें नहीं, मतलब कि हमें इस सर्कल से बाहर थोड़ी होना है कोई, वर्ल्ड कप खेलने जरूर जाना चाहिए। और अहमदाबाद के अंदर 1,32,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम के अंदर इंडिया को इंडिया में जाके हराना चाहिए, तो जाके जो है ना ये जो हमारे जो तमाशाई और ये हैं उनको सुकून होगा। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। चलें ये बात आगे चल के हमारी होती रहेगी। अब आते हैं जरा टूर्नामेंट के आगाज की तरफ। पाकिस्तान की बारी मुकम्मल हो गई अब, और 342 का स्कोर उन्होंने सेट किया 6 विकेटों के नुकसान पर। बारी ली आज बाबर आजम ने, शानदार बारी ली है, और एक मौके पे लग ही रहा था कि शायद पाकिस्तान 257 या 58 का करीब जो वो स्कोर सेट करेगा। और जनाब जो आपका एवरेज था उसके ऊपर, रन रेट, उसके ऊपर लोग सवालात उठा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर हमने देखा कि इफ्तिखार की एंट्री हुई और मैच का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो गया। आप कंप्लीटली ऐसा लगता है बजाय कि वन साइडेड हो गया। मैं चाहूँगा यहाँ से शुरू किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 124 रन पर 4 आउट थे तो सब ये लग रहा था कि शायद 250 तक हम पहुंच पाएंगे, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वजह थी कि इतना स्लो खेल रहे हैं। फिर इफ्तिखार ने तो कमाल किया, 67 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, अपने करियर की पहली वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी, बल्कि पहली इंटरनेशनल सेंचुरी उनकी, तो हेड्स ऑफ टू हिम। साथ साथ अभी एशिया कप शुरू हुआ है और बाबर आजम ने वो इनिंग्स खेल दी जिसका एशिया कप में सबका इंतजार था। तो अगेन कांग्रेचुलेशन टू बाबर आजम, 19वीं सेंचुरी उनकी, और हर तरह से जिस तरह बड़े नाम है उनका उस हिसाब से वो खेले हैं।
अपना मतलब सेकंड हाईएस्ट स्कोर आज उन्होंने 151 बनाया है। पाकिस्तान का स्कोर भी सही है 342, ये ज़्यादा होना चाहिए था, जैसे हम सोच रहे थे कि बिल्कुल मीनू टीम है और इसके अगेंस्ट तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना चाहिए, लेकिन शायद शुरू में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से 342 अब हमें बेहतर लगता है। मैच पाकिस्तान के मुकम्मल गिरफ्त में है, होना चाहिए। अभी पाकिस्तान के जो पेस अटैक है वो उनको कैसा खेलते हैं ये देखना होगा। 2-3 अच्छे प्लेयर हैं उनके पास, वर्ल्ड क्लास तो खैर कोई भी नहीं है। संदीप लमेचाने हैं उनके स्पिनर के जो लीग क्रिकेट में खेलते रहे हैं और वो भी आज 50वां वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे, तो उनका तो एक नाम है। लेकिन उसके अलावा जैसे इनके एक कप्तान है रोहित पडौल, वो भी अच्छे बैट्समैन हैं, सेंचुरी बना चुके हैं। 2 इनके पास भाई हैं, एक आरिफ शेख, एक आसिफ शेख, ये शेख ब्रदर्स हैं, अच्छे वो भी बैटिंग कर लेते हैं। 1-2 और प्लेयर हैं उनके, तो उनको देखना है कि कैसा रेजिस्ट कर पाते हैं वो। फिर शादाब की बॉलिंग को भी उनके लिए खेलना इतना आसान नहीं होगा, माने हुए स्पिनर हैं। फिर हमारे फास्ट बॉलर जो है, खासतौर से शाहीन शाह अफरीदी को कैसा खेलते हैं उनके ओपनर्स और दीगर प्लेयर। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जो चीज़ हमने सोची थी कि एक तरफा मुकाबला होना चाहिए, एक मार्जिन से जीतना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी तक तो ट्रैक पर है। थोड़ा और रन बन सकते थे अगर शुरू से हम रहना जाते, लेकिन 350 का एक जहन में था, 350 to 400, तो 342 इट्स ओके। ठीक है, ये अच्छा स्कोर समझा जा रहा है। अच्छा, अब जमी भाई मैं ज़रा स्टार्ट करूंगा टॉप ऑर्डर से। हमारा कंसर्न ये है कि जो कमज़ोर हरीफ होते हैं उसमें नौजवानों पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो खुलकर अपनी परफॉर्मेंस का डिलीवर करें, दिखाएं। और अब तो क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए कंपटीशन है, आपने अपनी राह हमवार करनी है, जो कि इफ्तिखार ने किसी हद तक कहा जा सकता है कि कर ली। एक आध सेंचुरी और टूर्नामेंट के अंदर लग गई तो मेरे ख्याल में फिर वो दिल्ली दूर नहीं, वो कहते हैं ना, तो ये हो सकता है। अब ये फरमाइएगा कि जो ऊपर के जो बल्लेबाज हैं और ख़ासतौर पे जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, मैं भी आप दोनों की राय लूँगा, लेकिन जमील भाई ज़रा ये जो बताइएगा कि जो विकेटें गिरी हैं और जो प्रेशर आया, वो तो हरीफ आपका कमज़ोर था, वरना तो मेरे ख्याल में कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। आपकी क्या राय? देखिए 21 रन पे हमारे 2 खिलाड़ी आउट हो गए ना, वो जाहिर है कि फ़खर जो है ना इस तरह मुतअद्दिद बार आउट हुए हैं, जिस तरह आज आउट हुए हैं ना, तो इस तरह ये मुतअद्दिद बार आउट हुए हैं। और शायद आपको याद हो, अगर चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था ना, उसमें भी वो इस तरह आउट हुए थे, वो 9 बॉल हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो वापस आए और फिर उन्होंने सेंचुरी की। तो आजकल देखें जो अभी सीरीज हुई है अफगानिस्तान से, उसके अंदर भी जो है ना वो ऑफ कलर जो है ना नजर आए हैं फ़खर। लेकिन चूंकि हमारी जो अपने कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट, उनका ट्रस्ट जो है ना वो जाहिर सी इस बात है कि फ़खर के ऊपर है, और जाहिर फ़खर का जो रिकॉर्ड है वो भी बताता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो मैचेस होते हैं ना, उसके अंदर अगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर लें, मिसाल के तौर पर वो तो है ही ना आपके पास प्लेयर, तो वो तो है ही, तो अगर आप अब्दुल्ला शफीक को मौका दे दें, या मतलब अगर इसमें मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील को खिला लें, तो कोई इसमें मतलब ऐसा वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने, यानी यही वो टीम है जो मुझे वर्ल्ड कप में भी खेलती हुई नजर आ रही है, जो अभी एशिया कप के लिए जो ये जो प्लेइंग 11 है, इसमें अगर एक आध चेंज कोई मतलब हुई तो अलग, वरना यही मतलब। देखिए मैं आपको बताऊं, इन्होंने जिस तरह आखिरी वनडे के अंदर जो है अफगानिस्तान के खिलाफ खेला ना, तो उसके अंदर भी कमोबेश जो सूरत हाल थी वो इसी तरह की थी। देखिए ये छोटी टीम है ना, तो आपने जाके टोटल एक सेट कर दिया, ठीक है, वरना आप 4-5 रन के एवरेज से, 4, 4.5, 5 रन के एवरेज से, बड़ी टीम है, आपको इस तरह हिट आउट नहीं करने देंगे। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए कि आप जाएं और फिर जो ना ये टोटल जो है ना वो सेट कर दें। हमें ऊपर से रन चाहिए, ऊपर से अगर रन होंगे तो फिर जाके हम जो टोटल देखें 300 प्लस तो हमें करना ही है, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट जिस तरह की हो गई है, तो उसके अंदर आपको 300 प्लस करने। उसके लिए क्या है कि बड़ी टीमें, अगर आपने 25 ओवर अपने, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी जो वनडे के अंदर 188 रन किए थे आखिरी के 25 ओवर में, तो अगर इस तरह की जो दूसरी टीम है ना वो नहीं करने देंगे, आसान नहीं होगा इतना करना। तो इसलिए अच्छा, अब हमें जो है ना अपना जो आपने भी बात की है टॉप ऑर्डर की, ये लड़खड़ाता रहता है, समझे ना, कभी इमाम आउट हो जाते हैं, तो कभी फ़खर की फॉर्म जो है ना मुझे थोड़ा सा मतलब वो लग रही है, और अच्छा प्लेयर फ़खर, नो डाउट, मतलब ये। लेकिन अगर आपकी बेंच पे अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर बैठा है कि जिसके बल्ले पर अभी आपने जो सीरीज खत्म हुई है श्रीलंका से, वहां देखा आपने उसका टच, तो और वो बड़े शॉट भी खेल सकते हैं और सारी उनमें सलाहियतें हैं, तो हम अगर उनको चेक कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब मैं समझता हूं कि जितनी भी टीमें हैं ना, उससे पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि जाहिर है कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका,
ये तो अभी अभी जो ये जो 6 टीमें है ना, अब इनका मैच अगला जो है ना वो भारत से है। उसके बाद जो ये टॉप 4 के अंदर जो है ना ये आएंगे, तो वो जो उसके अंदर फिर जो वो होंगे मुकाबले, वो तो हर टीम से होगा मुकाबला। फिर वहां पर जाहिर है वहां से भी 2 टीमें आनी है, ये अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में से भी। तो ये चारों टीमें जब खेलेंगी तो उसमें टॉप की टीम होगी, वो आएंगी फाइनल के अंदर। तो ये दोनों जो भी टीमें आएंगी ये एक अच्छा मतलब वो रखती हैं रिकॉर्ड। लेकिन इस वक्त जो है ना पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम है, और पाकिस्तान के पास दुनिया का नंबर 1 जो है ना बैट्समैन बाबर आजम है, जो कि फर्क है टीमों के अंदर फर्क। जैसे मैंने आपको बताया अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो है ना वो जिस तरह खेला, फिर जो अभी जो आज जो खेला, ये जो तसलसल है ये बरकरार रखेंगे अगर बाबर आजम, क्योंकि जरूरत है। बाबर आजम खेलते हैं तो हम इस मकाम पर पहुंचते हैं, वरना हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो अक्सर में लड़खड़ाती हुई देखी। आज इफ्तिखार ने रन जरूर किए हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन अगर बाबर आजम ऊपर से आउट हो जाए और जो दबाव होता है, बाबर आजम जब खड़े होते हैं ना तो जो आने वाले प्लेयर का दिल इतना बड़ा होता है। क्या अच्छी बात आपने कही। मेरे ख्याल में यही सवाल है, अभी कारकर्दगी की बात कर रहा था, यही नुक्ता आगे चाहूंगा बढ़ाइए कि बाबर आजम की अगर इनिंग निकाल दी जाए तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्ल्ड नंबर 1 होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर हम मवाजना करना तो आजकल की क्रिकेट से थोड़ी सी ज्यादती होगी। जब हम ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 देखते थे ना, तो आप यकीन करते कंप्लीट डोमिनेशन नजर आती थी। बिल्कुल, कि अगर बैट्समैन है टॉप ऑर्डर तो उसमें मैथ्यू हेडन शामिल होते थे, दूसरी तरफ एडम गिलक्रिस्ट, एक खतरनाक जोड़ी हुआ करती थी, जो पता होता था कि ये टोटल को 200-300 करना इनके लिए कोई मसला नहीं है। वो डोमिनेंसी हम कब शो कराएंगे, कब ये मौका आएगा? क्योंकि आज अगर ये वाली इसको इनिंग को अगर हम सेट असाइड करें तो पीछे क्या बचता है, ये तो फरमाएं। देखिए, बात यह है कि कुछ चीज़ें बेहतर तो हुई हैं। जी। एक तो ये कि जाहिर आप अगर वर्ल्ड रैंकिंग में पहली पोजीशन आप लेते हैं तो बड़ी कारकर्दगी, इसका मतलब आपकी। श्रीलंका में हमने देखा कि बाबर आजम टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया, हमारे यंगस्टर्स ने हमें वहाँ मैच जितवाए। सऊद शकील ने डबल सेंचुरी कर दी, तो आगा सलमान ने सेंचुरी कर दी, तो और जो दीगर नए बॉलर थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस। इस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ भी सीरीज में हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा बाबर पर रिलाई नहीं किया, बल्कि दीगर प्लेयर चलते रहे। लेकिन ये बात जमील भाई की बिल्कुल ठीक है कि बाबर जब आउट होते हैं तो प्रेशर तो पड़ता है, और वो चीज़ एक बड़े प्लेयर के साथ होती है। अभी भी मेरा ख्याल है भारत की टीम विराट कोहली पर बड़ा डिपेंड करती है कि विराट आउट होंगे अगर जल्दी तो फिर वो प्रेशर उनके ऊपर भी आ जाता है। और उनकी भी इस वक्त पोजीशन को इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही जितनी हमेशा हमें नज़र आती थी। जब इंडिया पाकिस्तान क्लैश होता था तो हम यही कहते थे कि भारत बहुत मजबूत है। अब भारत की भी मीडिया यही कह रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो खैर भारत से बहुत अच्छी है अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें, लेकिन बैटिंग में उनके पास नाम बड़े हैं, लेकिन वो चल जाएं तो बात है, वरना पाकिस्तान के पास भी बाबर आजम को ही उन्होंने टारगेट किया हुआ है। जो अच्छी चीज़ हमें नज़र आ रही है, आगा सलमान बड़ी अच्छी आज नहीं चले, बट वो इफ्तिखार अहमद जिस तरह से मुस्तकिल निखर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जब से 6 छक्के उन्होंने लगाए थे वहाब रियाज को, उसके बाद से तो अब वो भी जारहाना अंदाज से खेलने के माहिर खिलाड़ियों में शुमार होता है। आज फिर उन्होंने उसका सबूत दिया है। तो चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं। हाँ, फ़ख्र का ये है कि जब फ़ख्र फॉर्म में है तो फ़ख्र पाकिस्तान है। जब वो फॉर्म में नहीं होते ना तो बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लेयर से भी बड़े बिलो एवरेज प्लेयर नज़र आते हैं। शायद यही है कि लगातार वो फेल हो रहे हैं, प्रेशर उनके ऊपर है। मेरा ख्याल यासिर एक अच्छी इनिंग्स फ़ख्र की अगर हो जाएगी तो उनका फॉर्म बहाल हो जाएगा। नहीं तो बेंच में हम अब अब्दुल्ला शफीक ने बिल्कुल सही कहा जमील भाई ने, बड़ा टैलेंट है, जारहाना भी खेल सकते हैं, सुकून से भी खेल सकते हैं। 50 ओवर में आपको हर दफ़ा जारहाना खेलने की ज़रूरत नहीं होती, आखिरी 10 ओवर तो आपके पास बहुत होते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे एवरेज के साथ खेलते रहें तो चीज़ें हो सकती हैं। तो फ़ख्र को देखना होगा। मेरा ख्याल अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया जा सकता है। बहुत मैचेज हैं अभी यहाँ भी, फिर पूरा वर्ल्ड कप। आई थिंक पाकिस्तान को एक न एक रिजर्व जैसे हम देखते हैं, जैसे उसामा मीर को रखा गया है कि शादाब नवाज के साथ कुछ होता है तो उसामा मीर हमारे पास हैं। इस तरह वसीम जूनियर को रखा गया है कि तीनों फास्ट बॉलर में से किसी एक को रेस्ट देना है या कोई इंजरी हो सकती है तो वसीम जूनियर। इसी तरह ओपनर्स में भी अगर अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जाता है, इन केस के इमाम या फ़ख्र के साथ ये चीज़, इमाम तो बहुत अच्छी फॉर्म में हमें नजर आए। नो डाउट अगर वनडे में इस वक्त बैटिंग में बात की जाए तो बाबर और इमाम जो है हमें सर फहरिस्त नजर आते हैं। हम उनको बहुत क्रिटिसाइज भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन वनडे में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, कमेंडेबल है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये बताइए कि हमें कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारा काम तनकीद करना इसलिए है कि हम चीज़ों को बेहतर होते हुए देख सकें, और जो लोग हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी है वो इसके ऊपर गौर करें। अब मीडिया का काम है सवाल उठाना। ये आगा सलमान की अभी जैसे बात हुई तो अभी बच्चे ने मुझे बताया टॉक बैक पे
कि 15 मैचेस के अंदर कोई 4 150 और वो भी तकरीबन 70 गेंदें उसने कंज्यूम की। मॉडर्न क्रिकेट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की जा रही है कि आपका स्ट्राइक आप रोटेट करना जानते हो, बड़ी हिटें मारना जानते हो और बहुत जल्दी आपको प्रूव करना है, क्योंकि अब आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि सऊद शकील को हम देख चुके हैं, सऊद शकील को डोमेस्टिक में खेलते हुए इतना रिस्पॉन्सिबल क्रिकेटर उस नंबर के ऊपर मिडिल ऑर्डर के अंदर मैंने कम देखे हैं इतनी कम उम्र में। देन असद शफी की बात, उसकी अब्दुल्ला शफी की बात हो रही है, तो आप जितने मौके उसको दे रहे हैं दीगर खिलाड़ियों को देकर देखे जा सकते थे। मेरे ख्याल में आपकी टीम और मजबूत हो जाती बैटिंग के अंदर। क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, एक आपने क्या, हम लोग हमेशा जो है ना यहाँ बैठ कर ना, देखिए पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का दिल में दर्द है, तो इसलिए हम तामीरी तनकीद करते हैं। ठीक है। जब भी कोई बात करते हैं तो इस्लाह के लिए करते हैं कि कोई बेहतरी, मतलब जो अगर कहीं नजर आती है तो बात करते हैं बेहतरी की। और जो आप अभी आपने जैसे ये बात की है ना सलमान अली आगा की, देखिए एक कॉन्फिडेंस होता है कप्तान का। अगर कप्तान का कॉन्फिडेंस जो है ना वो सलमान अली आगा के ऊपर है ना, तो आप जो है ना उस वक्त कुछ, देखिए सऊद शकील जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है ना। और मैं समझता हूं कि जिन पिचेस के ऊपर एशिया कप और वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए बहुत आइडियल प्लेयर है, खिलाड़ी है। तो मैंने तो एक बात और भी कही थी किस चैनल पे, अभी कही थी मैंने कि मेरे ख्याल में जो मोहम्मद हारिस को इन्होंने मतलब सिलेक्ट किया ना, तो मोहम्मद हारिस की जगह अगर ये सरफराज को रखे ना इस 2 जगह पे, क्योंकि आपके पास एक मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसा वो चाहिए कि वो है ओपनर। हारिस तो ओपनर है ना, 3 ओपनर आपके पास ऑलरेडी है। मिडिल ऑर्डर के अंदर वो हमने खिलाया उसको 5 वनडे, तो 5 वनडे में उसके टोटल 27 रन है और 9 रन का उसका एवरेज है हारिस का। तो मैं समझता हूं कि सरफराज उसकी जिसकी मेरे ख्याल 2 सेंचुरी और 11 उसके 50 है, तो अगर उसको मतलब ये कि इसका देखा जाए कि एक तजर्बेकार खिलाड़ी की वर्ल्ड कप के बाद चाहे वो खुद ही मतलब हो सकता है कि क्या कि मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलूंगा, वो एक दीगर बात है, लेकिन अगर हम उससे फायदा उठा सकते हैं तो हमें जो है मतलब ये कि हमें सोचना चाहिए और उठाना चाहिए। सलमान अली आगा जो है ना, वो जैसा आपने कहा कि 4 उन्होंने 50 किए, एक तो उनको नंबर जो है ना आप ले गए 7वें नंबर के ऊपर। 7वें नंबर के ऊपर जाकर जो है ना इतना आसान नहीं होता। आज उनको मौका था, 5 जनवरी में भेजा था उनको, लेकिन वो जाहिर है कि वो रिवर्स मारते हुए वो आउट हो गए। लेकिन मैं समझता हूं कि वो अच्छे प्लेयर हैं और उनको जो थोड़ा सा उनको जो कहने एज हासिल है ना वो ये कि वो बॉलिंग करते हैं जी। असल सबसे देखिए जो ऑप्शन है ना पाकिस्तान के पास, आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है। 7 ऑप्शन है आपके पास बॉलिंग के, 3 आपके पास फास्ट बॉलर हैं जो कि मैं समझता हूं कि 140 प्लस हैं, जो कि दुनिया में किसी के पास है ना इतने जबरदस्त जिसे कहते हैं ना। उसके बाद आपके पास शादाब हैं, फिर नवाज है, फिर आपके पास ये जो इफ्तिखार हैं, फिर ये सलमान अली आगा। 7 ऑप्शन आपके पास बॉलिंग के हैं। ये 7 ऑप्शन बहुत होते हैं। तो किसी देखिए ना, अफगानिस्तान जो मैच हारा है वो 5 बॉलरों पे डिपेंड करके और वो खेलें, आखिरी उसके अंदर उन्होंने 6 बॉलर पे मतलब इन्हिसार किया। ये अगर आपके पास तो जो कप्तानी कर रहा होता है ना कप्तान, उसको भी बहुत मतलब ये कि अंदर होता है ना कि यार ये नहीं कर रहे तो इससे करा लें, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ये। ठीक है, अब ये सीनियर खिलाड़ियों का होता ही है कि जब टीम की तैयारी होती है, मैं बॉलर्स की तरफ बाद में आऊँगा, ज़रा एक जुमला और इसमें मैं चाहूँगा आप शामिल कर लीजिए कि सीनियर खिलाड़ियों को यकसर नज़रअंदाज किया जाना, ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन कमेटी को इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि सरफराज की क्रिकेट अभी बाकी है और सरफराज ने जिस तरह का कमबैक किया है तो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा है। आप 2 के उसको T20 के अंदर ना भी लें, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उसने प्रूव किया कि उसके पास अभी भी वो एबिलिटी है कि अगर उसके ऊपर पूरी टीम की जिम्मेदारी, अगर इस सिचुएशन में आप बड़ी टीम के खिलाफ जाते तो सरफराज का अगर दिन होता तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैच को लगा सकता था। इस सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से देखिए, जो टीम सेलेक्ट हुई है टीम एशिया कप के लिए बुरी नहीं है, लेकिन इसमें अगर सरफराज होते तो बेहतरीन मुंतखब टीम कहलाती है और फिर हमारे पास शायद कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन किसी का रह नहीं जाता। ज्यादती हुई है, बिल्कुल हम इसको मानते हैं। अब जब भी उनको मौका मिलता है वो परफॉर्म करते हैं, कैप्टन भी हैं, बहुत सारी चीज़ों की एडवाइस भी जब वो रहते हैं देते हैं। मिडिल ऑर्डर में आप उनको भेजें तो उनका जो सबसे मेन पॉइंट है कि सिंगल डबल लेते रहते हैं, दूसरों को खिलाने का मौका देते हैं, चीज़ें देखते हैं। मुल्क के लिए खेलने वालों में सरे फहरिस्त हैं जो अपने लिए नहीं खेलते बल्कि मुल्क के लिए खेलते हैं। तो सरफराज के साथ तो ज्यादती हुई है, ये तो हर फोरम पे मैंने भी कहा है और आप भी समझते हैं। अभी हारिस इतना पोटेंशियल होगा लेकिन अभी इतना निखरे नहीं है, वो इतना संवरे नहीं है कि आप उनको फौरन इतने बड़े इवेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पर उनका हक बनता था। 50 ओवर 20 ओवर की मैं बात नहीं कर रहा, 50 ओवर्स में तो बहरहाल उनका हक बनता था
और जमी भाई ने कहा कि हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद खुद ही कह देते सरफराज, क्योंकि उस तरह के प्लेयर हैं कि वो कुछ नहीं कहते। किसी ने, हमारे एक साबिक क्रिकेटर ने कहा था कि देखें यार इनका पेट देखें कितने मोटे हो रहे हैं, तो उसका बहुत उन्होंने लिया और उसके बाद अब देखें बिल्कुल स्लिम और फिट हो गए जब से उनको वो कहा गया। तो हर चीज़ वो अपने तौर से कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में छोटे खिलाड़ी अंडर में खेल लेते हैं, वो कप्तान सऊद शकील होते हैं, उनके साथ खेल लेते हैं, तो बड़ी बात है। बहुत अच्छी फैमिली की और बहुत बताते खुद, और ज़रूरत है उनकी पाकिस्तानी टीम में। तो जहाँ तक सरफराज की या सीनियर खिलाड़ी को नज़रअंदाज करने की बात है, तो उससे तो मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि हारिस की जगह इनको होना चाहिए था। बट अब ये सिलेक्शन कमेटी अपना, उनकी मर्जी है कि उन्होंने ये क्यों किया है। आगे हारिस से कोई बहुत ज़्यादा आपको तवक्कुआत नहीं है। और सही कहा जमील भाई ने कि वो T20 का बेसिकली प्लेयर है, ओपनर है, आएंगे वो जारहाना अंदाज से खेलेंगे। लिमिटेड ओवर्स की 50 ओवर्स की क्रिकेट है, इसमें आपको थोड़ा सा कहीं कहीं पे टेक्निकल शॉट भी खेलने पड़ते हैं, विकेट पे थोड़ा स्लो भी होना पड़ता है, कुछ ओवर्स आपको कम रन के साथ भी गुजारा करना पड़ता है ताकि आप चीज़ें सिमट जाएं। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। अब बैटिंग से निकल के बात आ जाए, बॉलिंग की तरफ आ जाए। ऑप्शंस हमारे पास हैं, आपने भी निशानदेही की। फास्ट बॉलिंग में कोई शक नहीं है कि दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हमारे लॉट में हैं। अच्छा, फिर ये कि मुझे अब याद आता है 2011 का वर्ल्ड कप, उसमें एक हमारा ट्रम्प कार्ड था सईद अजमल का, और वो जिस तरह बॉलिंग उन्होंने की, जिन मैचेस के अंदर उन्होंने जिस तरह मैचेस को पाकिस्तान के लिए जीते भी, बड़े शानदार परफॉर्मेंस थी, उसके बाद से एक बड़ा वैक्यूम नज़र आया। अब लेग स्पिनर तो हमारे पास हैं, रेगुलर ऑफ स्पिनर की कमी है। दूसरा ये कि अगेन इसके ऊपर अभी बात नहीं हो रही, इस पे आगे चल के बात होगी, आपके फास्ट बॉलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मैचेस आफ्टर मैचेस, सीरीज़ आफ्टर सीरीज़। मैं देख रहा होता हूँ अफगानिस्तान के खिलाफ भी तीसरे मैच के अंदर अगर ज़रूरत नहीं है किसी बॉलर को रेस्ट देना है, आप वहाँ भी खिला रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कि कोई हमारी रोटेशन पॉलिसी है नहीं। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे जमील भाई? आपकी क्या राय है? वर्ल्ड कप से पहले हमें तैयार करना एक तगड़ा स्क्वाड, अगर बॉलर इतना ज़्यादा टायर्ड होगा, लथार्जिक होगा, आगे जाके फिर वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जब अफगानिस्तान के खिलाफ इनकी जो अभी वनडे सीरीज हुई है ना, 2 वनडे जब जीत गया ना पाकिस्तान, तो उन्होंने फिर हारिस रऊफ को और नसीम शाह को रेस्ट कराया, और उन्होंने वसीम जूनियर को और आपने ये फ़हीम अशरफ को जो मतलब टीम में शामिल किया। तो जो आप जो बात कर रहे हैं ना, इस तरह की चीजें जो ना होती रहना चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आप एक को रेस्ट कराएंगे ना, तो भी इतना ज्यादा मतलब फर्क। हाँ, अब जैसे मैच आपका मिसाल के तौर पर इंडिया के खिलाफ है, वो तो आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई जैसे हल्का मैच है ना, जो तो वहां पर हम ये जैसे आज 3 खिलाए ना, तो आज के मैच में किसी को रेस्ट करा सकते थे। जाहिर है कि अब हर एक को पता है कि अब ये जो टीम है, नेपाल की टीम इतनी वो नहीं है, तो अगर आप रेस्ट करा के किसी एक मतलब मिसाल के तौर पर चले वसीम जूनियर को खिला लें, किसी को भी खिला लेते ना, तो एक रेस्ट हो जाता। लेकिन चले अब आपने खिलाए, ये तो इनकी पूरी फुल स्ट्रेंथ है जिससे ये गए खेलने के लिए। आपकी बात मैं समझता हूँ काफी हद तक जो है ना दुरुस्त है, और ये करना चाहिए इनको लंबा खिलाने के लिए ना। देखिए, हम शुरू में आप आप ही के प्रोग्राम में बहुत दफा ये बातें हुई कि शाहीन शाह अफरीदी को हम रेस्ट नहीं करा रहे हैं। रेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है। देखिए, अल्लाह का शुक्र ये है कि आपने जो आखिरी 6 सीरीज खेली है ना, 5 सीरीज पाकिस्तान जीता है उसमें से। ये मतलब यानी पाकिस्तानी टीम, अब देखिए, अब 4 साल में आपका कप्तान बना है 2019 में जी, और आज के बाबर में जमीन आसमान का फर्क है। हमने ही बैठ के यहाँ पर बहुत तनकीद की है, और जाहिर सी बात है उसको जो बना था वो देखिए, वो जो सूरत हाल थी, वो सूरत हाल को अगर हम देखते हैं, सामने रखते हैं, तो उस वक्त वो सूरत हाल में वो कप्तान जो है चेंज करना वो नहीं था। लेकिन बहरहाल अब इम्प्रूव किया है। देखें, कप्तानी में भी फर्क आया है, और खेल तो उसका जो निखार है वो तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब हम लोग खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान का नाम जिस तरह उसने पूरी दुनिया में के मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर वो अपनी एकेडमी के अंदर कवर ड्राइव बाबर आजम के मतलब दिखाकर सिखा रहे हैं। तो मतलब आप इससे बढ़कर क्या, मतलब बड़े बड़े मैच जितने भी टॉप के जो क्रिकेटर हैं वो बाबर आजम का जो है ना अगर आज नाम ले रहे हैं और उसको विराट कोहली से बड़ा क्रिकेटर करार दे रहे हैं, और उसका रिकॉर्ड ही बताता है 19वीं आज उसने सेंचुरी की। और मतलब ये नहीं ये नहीं कि जो भी हर कंडीशन में, हर मुल्क में, हर अच्छी और बड़ी हर के साथ देखिए क्लास वही होती है जो हर जगह पे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये जो टीम है, देखिए एक 92 का वर्ल्ड कप था ना, उस वक्त हम ये नहीं कहते हमारी टीम फेवरेट है, हम लोग जीत गए लेकिन हम कह नहीं सकते थे हमारी टीम फेवरेट है। एक और चीज हुई है जो पहली दफा मैंने देखी है पाकिस्तान में,
कि पाकिस्तान ने 11 रुकनी जो अपने जो स्क्वाड वो अनाउंस किया एक दिन पहले, जबकि ये तो अमूमन ऑस्ट्रेलिया करता है या इंग्लैंड, मैंने देखा है यही लोग करते हैं। लेकिन हमारे जो है ना हम लोग, लेकिन हमने जो है ना मतलब देखिए मिक्की आर्थर और ये जो आए ना, मैं इससे जो है ना फर्क जरूर पड़ा है, ये बात तो आप मान लें। जो हमने श्रीलंका से सीरीज खेली उसमें अपनी आपकी जो फील्डिंग थी, जो बैटिंग थी, और जिस तरह आप, मुझे तो फर्क बारह के नजर आया है जो जितने भी लोग थे। तो अगर इस तरह की वो मतलब ये वो जैसे अभी सोच रहे थे हटाने का, तो मैं बहुत परेशान था कि यार वर्ल्ड कप तो इनको चलने दो, बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। मैं उस तरफ आऊंगा, ये बड़ा आम टॉपिक है। मैं जरा ये सोच रहा था, मैं इंजमाम हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, पहली बारी जॉनसी उन्होंने ली, वीसी तरह वो कहते हैं, तो वो जब वो चीफ सेलेक्टर बने उसके ऊपर आए, वो बड़े पोलाइट नज़र आए। पहला दिन था, आपको पता है, उन्होंने कहा दूसरी बारी ये जिम्मेदारी हमें दी गई है, सारी बातें उन्होंने की। फिर उन्होंने एक बात की कि हम नए खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में रखना चाहते हैं ताकि वो एक हमारे साथ वो चलता रहे। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं 2 बॉलर्स को मैं बहुत ज़्यादा वॉच किया इस PSL के अंदर। वो मुल्तान सुल्तान के पास जो 2 लड़के थे, एक तो वो अब्बास आफरीदी था जो लीडिंग विकेट टेकर था, और उसके साथ एहसानुल्लाह। आपको बेहतरीन मौका था, आप जो बॉलर को आप खिलाए जा रहे हैं, इनके पास पेस भी जनरेट कर रहे हैं, वेरिएशन भी नज़र आ रही थी। क्या आपके ख्याल में उसके बाद से, क्योंकि हम तो हैरान थे, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज पड़ी थी, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के खिलाफ हमने मिडिल ईस्ट में खेली थी, हमने उसको मौका नहीं दिया, उसको सेलेक्ट नहीं किया, जबकि मेरे ख्याल में उसको कर लिया था एहसान को हमने, अब्बास को नहीं किया था जो कि लीडिंग विकेट टेकर था। कहाँ गया वो? फिर इतना लंबा ब्रेक देना, अच्छी जगह एक्सपोजर देना। देखिए अब्बास आफरीदी को मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि अब्बास आफरीदी को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। जमान खान को मौका दिया जा रहा है, जमान खान इंग्लैंड में भी खेल रहे हैं, निखर रहे हैं थोड़ा सा। एहसानुल्लाह भी 100 खेलने गए थे लेकिन इंजरी का शिकार हो गए, नहीं खेलने गए। लेकिन अब्बास आफरीदी को बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा है। अभी पाकिस्तान को एशिया कप खेलना है, पाकिस्तान की एक टीम एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही है, वो पहुंचेगी। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो 3 बड़े इवेंट तो पाकिस्तान के हैं, जिसमें 2 तो पाकिस्तान की मेन टीम है, एक पाकिस्तान की टीम जो एशियन गेम्स के लिए है। अब्बास आफरीदी को आई थिंक कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए था, बहुत तेजी से वो सामने आए थे। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को, जैसे जमान खान है, बड़ा टैलेंट और ख़ास तौर से डेथ ओवर्स में वो बड़े इफेक्टिव साबित होते हैं। उनको मारना इतना आसान नहीं होता कि आप उनकी ये एक ओवर में 26 और 28 रन बनाते हैं, मुश्किल होता है। तो उनमें यंग एज में इतनी एबिलिटी और नेचुरल ये टैलेंट है कि वो कंटेन कर लेते हैं, इनका एक्शन भी, वो बिल्कुल आपने सही कहा। अब्बास आफरीदी को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, आई डोंट नो। कि जब से खत्म हुई है PSL, हमने उनको कहीं ऐसी जगह देखा नहीं है। कोई लो टीम के खिलाफ भी अगर सीरीज खेलनी है तो, या तो उनको फिर आप बिल्कुल T20 तक आपने महदूद कर दिया है कि अब जब वर्ल्ड कप खत्म होगा, हमारी नजर अगले साल T20 वर्ल्ड कप पे आएंगी, तो हमें एहसानुल्लाह भी नजर आएंगे, अब्बास आफरीदी भी नजर आएंगे, जमान खान भी नजर आएंगे। फिलहाल ODI लेवल पे तो मुझे इन तीनों का कोई लग नहीं रहा कि PCB में या फिलहाल इन पर नजरें हैं। इंजमाम हक की नजरें भी नजर नहीं आती। एक नाम और शामिल कर लीजिएगा, बड़ी ज्यादती होगी, मैं उसको बड़ा अच्छा क्रिकेटर समझता हूँ, वो शाहनवाज दानी का है। वो आजकल थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गए। दानी को अभी इन्होंने लिया है एशियन गेम्स के लिए। जी। लेकिन शाहनवाज दानी का प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा पिटाई ज्यादा होने लगी, रन्स बहुत कंसीड कर रहे थे, मोमेंटम भी तो टूट गया आपने। हाँ, वो बात है। लेकिन बहरहाल अपना पोटेंशियल सलाहियत तो उनमें है, वापस कमबैक कभी भी कर सके। नसीम शाह भी बिल्कुल लोग हम भूल गए थे, नसीम शाह ने जिस तरह कमबैक किया है, उसके बाद कॉन्स्टेंटली मतलब बताइए उनमें बेहतरी आ रही है, तो मेहनत की है उन्होंने, वरना उनको हम भूल सा गए थे कुछ अर्से पहले तक। बाबर की कप्तानी पे बात हो रही है। पिछले साल जब होम सीरीज में हमारी टीम पूरा परफॉर्मेंस थी, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, तो बाबर को हटाने की बातें हो रही थी कि भाई तीनों फॉर्मेट में नहीं, आप एक फॉर्मेट में हटा दें। और बाबर तो बैकफुट पे चले आते हैं, अग्रेसिव नहीं है, अग्रेसिव नहीं होंगे तो फिर बेसबॉल क्रिकेट खेलो। देखो आप ब्रेंडन मैककलम को और इंग्लैंड के कप्तान को कि क्या वो परफॉर्मेंस बेन स्टोक्स दे रहे हैं, कैसा उन्होंने चेंज किया क्रिकेट को। तो हमने ये चीज थोड़ी सी श्रीलंका में देखी थी, पाकिस्तान की अग्रेशन नजर आया था, और 4 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद भी हमारी टीम ने अच्छा फाइट किया था, बिल्कुल हम शेल में नहीं चले गए थे। तो कुछ चीजें तो अच्छी हो रही हैं। बाकी अभी ODI क्रिकेट है, आगे प्लेयर्स को मौका मिलेगा। आमिर जमाल भी मुझे बड़े पोटेंशियल सलाहियत लगती थी उनमें, काश अगर वो भी कहीं सेलेक्ट होते, रिजर्व में ही सेलेक्ट हो जाते, कुछ हो जाते, क्योंकि उनको भी इतनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है वनडे में। बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, उनको थोड़ा निखारने की जरूरत है। ठीक है। मैं अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया, सवाल तो बहुत सारे हैं और ये डिस्कशन हमारी इंशाल्लाह चलती रहेगी इस पूरे सीज़न में, और ना सिर्फ इस सीज़न में बल्कि इसके बाद जो क्रिकेटिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है उसमें तो जाहिर है कि फिर हमें बात क्रिकेट पे ही करनी है। यहाँ पर हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल
बिल्कुल आज ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जमीन भाई आपका, मुनीर भाई आपका, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आपने मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और यकीनन सुनने वालों ने इससे बहुत कुछ समझा भी होगा। और आपके सवालात को हम वेलकम करेंगे जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं, तो इंशाल्लाह आप वो सिलसिला अपना जारी रखिए। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं। मोहम्मद यासिर को, हमारे मेहमानों को और पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।